नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन संकट पर एक उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। सरकार भारतीय नागरिकों के निकासी अभियान में समन्वय के लिए 4 केंद्रीय मंत्रियों को यूक्रेन के पड़ोसी देशों में भेजेगी। यूक्रेन में फंसे लगभग 1400 भारतीय नागरिकों को अब तक स्वदेश लाया गया। संकट के समाधान के लिए रूस और यूक्रेन के बीच उच्च स्तरीय बैठक बेलारूस सीमा पर। मणिपुर में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 38 निर्वाचन क्षेत्रों में अंतिम समाचार मिलने तक 78% से अधिक मतदान की खबर। प्रधानमंत्री ने गति शक्ति योजना की परिकल्पना पर बजट बाद एक वेबिनार को संबोधित किया। कहा, प्रधानमंत्री गति शक्ति से बुनियादी ढांचे की योजनाओं के कार्यान्वयन और निगरानी को नई दिशा मिलेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, बजट में बुनियादी ढांचे के लिए ही करीब 7.5 लाख करोड़ रुपए निर्धारित किए गए। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 177 करोड़ 50 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। और रमन प्रभाव की खोज की स्मृति में आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया। समाचार संध्या में नीलम मलकानिया के साथ मैं लवली निगम। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को देखते हुए आपसे अपील है कि सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। 15 से 18 वर्ष के किशोर और अन्य लोगों के टीकाकरण में भी मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के 4 पड़ोसी देशों में विशेष दूत भेजने का फैसला किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने आज नई दिल्ली में बताया कि नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया रोमानिया जाएंगे, विधि मंत्री किरेन रिजिजू स्लोवाकिया, आवासन और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप पुरी हंगरी और नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह पोलैंड जाएंगे। ये विशेष दूत यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने के कार्य में समन्वय करेंगे। श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मोल्दोवा में भी निकासी प्रक्रिया का निरीक्षण करेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि जमीनी स्तर पर स्थितियां जटिल होती जा रही हैं। चुनौतियों के बावजूद भारत ने पिछले 24 घंटे में अपने नागरिकों को वहां से निकालने का कार्य तेज किया है। प्रवक्ता ने बताया कि शुरुआती परामर्श जारी होने के बाद से 8,000 से अधिक भारतीय यूक्रेन से निकल चुके हैं। 6 उड़ानों से लगभग 1400 भारतीयों को स्वदेश लाया गया है। 4 उड़ानें बुखारेस्ट से और 2 बुडापेस्ट से संचालित की गईं। Situation on the ground in terms of evacuation continues to be complex and fluid. Nevertheless, we have been able to accelerate our evacuation process clearly over the last 24 hours. Over 8,000 Indian nationals have left Ukraine since we issued the initial advisories. And as I speak, I think the 6th flight has just landed. श्री बागची ने बताया कि पोलैंड और रोमानिया तक पहुंचने के प्रयास भी आगे बढ़े हैं। मंत्रालय हंगरी सीमा के जरिए निकासी प्रक्रिया को विस्तार दे रहा है। मोल्दोवा से होकर एक नया मार्ग भी खोला गया है। विदेश मंत्रालय का दल आज सुबह मोल्दोवा पहुंच गया है, जो रोमानिया से होकर लोगों को सुरक्षित निकालने में मदद करेगा। श्री बागची ने बताया कि भारतीय नागरिकों को पश्चिमी यूक्रेन तक पहुंचने को कहा जा रहा है। प्रवक्ता ने इस बात पर जोर दिया कि लोगों को लंबे प्रतीक्षा समय से बचने के लिए सीधे सीमा तक नहीं पहुंचना चाहिए। उन्होंने कहा कि मांग के अनुसार नई उड़ानों की भी व्यवस्था की जाएगी। अगले 24 घंटों में 3 और उड़ानें निर्धारित हैं। इनमें से 2 बुखारेस्ट से दिल्ली और मुंबई तथा 1 बुडापेस्ट से दिल्ली आएगी। उन्होंने कहा कि दूतावासों की क्षमता भी बढ़ाई जा रही है। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन गंगा के तहत किसी से भी कोई किराया नहीं लिया जा रहा है। श्री बागची ने बताया कि भारत यूक्रेन को दवाइयों सहित मानवीय सहायता भेजेगा। At the request of the ambassador of Ukraine, we will be sending humanitarian assistance to the people of Ukraine, including medicines, which they have requested. I don't have any additional details at this moment. As he said, it's just been requested and been processed. We will share more as we go ahead.
ऑपरेशन गंगा के तहत हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट से 240 भारतीय नागरिकों को लेकर छठी उड़ान आज शाम दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंची। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने हवाई अड्डे पर भारतीय नागरिकों का स्वागत किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज पोलैंड के विदेश मंत्री के साथ यूक्रेन के घटनाक्रम पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने यूक्रेन से भारतीय विद्यार्थियों को निकालने में पोलैंड की व्यवस्था की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम यूक्रेन संकट पर एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कल रात भी उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की थी। ये बैठक 2 घंटे से अधिक समय तक चली थी। सूत्रों के अनुसार बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने भारतीय छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और उनकी सुरक्षित स्वदेश वापसी की सर्वोच्च प्राथमिकता पर बल दिया है। श्री मोदी लोगों की शीघ्र वापसी के लिए यूक्रेन के पड़ोसी देशों के साथ सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला सहित अन्य वरिष्ठ लोग शामिल थे। यूक्रेन के कीव में सप्ताहांत कर्फ्यू हटा लिया गया है। कीव में भारतीय दूतावास ने सभी छात्रों को पश्चिमी भागों की आगे की यात्रा के लिए रेलवे स्टेशन जाने की सलाह दी है। एक परामर्श में दूतावास ने कहा कि यूक्रेन भारतीयों के लिए विशेष रेलगाड़ियां चला रहा है। दूतावास ने सभी भारतीय नागरिकों और विद्यार्थियों से शांतिपूर्ण और एकजुट रहने का अनुरोध किया है। भारतीय विद्यार्थियों को सलाह दी गई है कि वे धैर्य रखें, संयमित रहें और रेलवे स्टेशनों पर आक्रामक व्यवहार न करें। दूतावास ने कहा कि रेलगाड़ियों के समय में देरी, यहां तक कि कई बार रद्द होने और लंबे लंबे कतारें लगने की भी आशंका है। भारतीय विद्यार्थियों से अनुरोध किया गया है कि वे आसानी से आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए अपना पासपोर्ट, पर्याप्त नकदी, भोजन, सर्दियों के कपड़े और केवल आवश्यक सामान ले जाएं। दूतावास ने कहा कि यूक्रेन के नागरिक और अधिकारी दोनों भारतीय नागरिकों को वहां से निकालने के प्रयासों में उल्लेखनीय रूप से मददगार रहे हैं। दूतावास ने भारतीय विद्यार्थियों से इस भावना का सम्मान करने को कहा है। बुखारेस्ट में भारतीय दूतावास ने कहा है कि रोमानिया की सीमा से बुखारेस्ट स्थानांतरित करने के लिए कुछ लोग भारतीय छात्रों से पैसे वसूल रहे हैं। भारतीय दूतावास ने स्पष्ट कहा कि दूतावास द्वारा दी जा रही सभी सेवाएं निःशुल्क हैं और इसमें बुखारेस्ट के लिए परिवहन सेवा भी शामिल है। इसलिए छात्रों से कहा गया है कि वे किसी को पैसे नहीं दें। दूतावास ने ओडेसा से भारतीय छात्रों को सलाह दी है कि वे मोल्दोविया सरकार द्वारा स्थापित किए गए आश्रय स्थलों में ही रहें। बेलारूस सीमा पर रूस यूक्रेन वार्ता शुरू हो गई है। यूक्रेन ने कहा है कि वार्ता के लिए उनका लक्ष्य तत्काल युद्ध विराम है। यूक्रेन में रूस की सैन्य कार्रवाई के जवाब में बेल्जियम, फिनलैंड और कनाडा उन देशों में शामिल हो गए हैं जिन्होंने रूस के विमानों के लिए अपना वायु क्षेत्र बंद करने का फैसला किया है। अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी देशों ने रूस पर नए आर्थिक प्रतिबंधों की घोषणा की है। इस बीच यूक्रेन के सैनिकों ने रूस के सैनिकों द्वारा राजधानी और अन्य प्रमुख शहरों पर कब्जा करने की रफ्तार को फिलहाल धीमा कर दिया है। पिछले सप्ताह युद्ध छिड़ने के बाद से कीव के आसपास विस्फोट और गोलाबारी में कमी आई है। ऐसा यूक्रेन और रूस के प्रतिनिधि मंडलों के आज बेलारूस के साथ यूक्रेन सीमा पर बैठक के कारण हुआ माना जा रहा है। इस बीच यूक्रेन के लोग आश्रय पाने के लिए तहखानों और गलियारों में छिपे हुए हैं तथा उचित समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मरने वालों की सही संख्या अभी स्पष्ट नहीं है। संयुक्त राष्ट्र के एक अधिकारी ने बताया कि 5 लाख से अधिक लोग देश छोड़कर चले गए हैं। उधर संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद की आज अलग अलग बैठकें हो रही हैं, जिनमें यूक्रेन पर रूस के हमले, संघर्ष विराम और यूक्रेन पर बढ़ते तनाव को लेकर व्यापक चर्चा की जाएगी। फ्रांस के राजदूत डी रिवेयर ने कहा है कि फ्रांस और मेक्सिको रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष समाप्त करने, नागरिकों की सुरक्षा, उनकी तत्काल जरूरतों को पूरा करने और सुरक्षित तथा निर्बाध मानवीय सहायता पहुंचाने की मांग वाले प्रस्ताव का मसौदा पेश करेंगे। इस मसौदे पर मंगलवार को मतदान करवाया जा सकता है। सुरक्षा परिषद ने दशकों बाद महासभा की आपातकालीन बैठक आयोजित करने को मंजूरी दी है। इस बीच रूस यूक्रेन संघर्ष के कारण लगाए गए प्रतिबंधों की वजह से डॉलर के मुकाबले रूस का रूबल लगभग 30% लुढ़क गया है। बैंक ऑफ रशिया ने कहा है कि उसने रूबल की गिरावट के प्रभाव को कम करने में मदद करने के उद्देश्य से आवश्यक दर को 9.5% से बढ़ाकर 20% कर दिया है।
ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। मनुष्य के स्पंज समान फेफड़े हवा सोखने के लिए बने हैं, लेकिन कुछ लोग फेफड़ों को बीड़ी सिगरेट का धुआं सोखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक आम धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के फेफड़ों को अगर आप निचोड़ कर देखें तो इतनी मात्रा में आपको साल भर का कैंसर पैदा करने वाला टार मिलेगा। इतना टार आपको बीमार, बहुत बीमार बनाने के लिए काफी है। तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-112356 पर कॉल करें या मिस्ड कॉल दें 01122901 पर। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन संकट पर एक उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। सरकार भारतीय नागरिकों के निकासी अभियान में समन्वय के लिए 4 केंद्रीय मंत्रियों को यूक्रेन के पड़ोसी देशों में भेजेगी। यूक्रेन में फंसे लगभग 1400 भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाया गया। संकट के समाधान के लिए रूस और यूक्रेन के बीच उच्च स्तरीय बैठक बेलारूस सीमा पर। मणिपुर में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 38 निर्वाचन क्षेत्रों में अंतिम समाचार मिलने तक 78% से अधिक मतदान की खबर। प्रधानमंत्री ने गतिशक्ति योजना की परिकल्पना पर बजट बाद एक वेबिनार को संबोधित किया। कहा, प्रधानमंत्री गतिशक्ति से बुनियादी ढांचे की योजनाओं के कार्यान्वयन और निगरानी को नई दिशा मिलेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, बजट में बुनियादी ढांचे के लिए ही करीब 7.5 लाख करोड़ रुपए निर्धारित किए गए। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 177 करोड़ 50 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए और रमन प्रभाव की खोज की स्मृति में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आज मनाया गया। मणिपुर विधानसभा के चुनाव के पहले चरण का मतदान आज शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। 38 विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हुआ और देर शाम तक चला। राज्य के 6 जिलों में 1721 मतदान केंद्रों पर वोट डाले गए और शाम 5 बजे तक 78% से अधिक मतदान दर्ज हुआ। हालांकि चुनाव अधिकारियों का कहना है कि अंतिम मतदान प्रतिशत मतदान कर्मियों की वापसी के बाद ही प्राप्त हो सकेगा। एक रिपोर्ट। मणिपुर में पहले चरण का मतदान सफलतापूर्वक संपन्न होने के साथ ही मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह, उप मुख्यमंत्री वाई जयकुमार और 15 महिला उम्मीदवारों सहित 173 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम मशीनों में बंद हो गए हैं। अंतिम मतदान प्रतिशत की घोषणा अभी बाकी है, क्योंकि दूर दराज और साया क्षेत्रों में तैनात मतदान अधिकारी अपने जिला मुख्यालय तक नहीं पहुंचे हैं। शाम 5 बजे तक उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार इम्फाल वेस्ट और कांगपोकपी जिलों में सबसे अधिक 82.19% मतदान दर्ज किया गया है। अधिकतर विधानसभा क्षेत्रों के मतदान अधिकारी ईवीएम मशीनों के साथ जिला मुख्यालय पहुंच गई है और इन मशीनों को स्ट्रांग रूम में रख दिया गया है। चुनाव अधिकारी ने अब तक किसी भी मतदान केंद्र के पूर्ण मतदान की घोषणा नहीं की है। 5 अनुसूचित जनजाति विधानसभा क्षेत्रों के 7 मतदान केंद्रों पर ईवीएम को नुकसान कराने की घटना आज मिला। आकाशवाणी समाचार के लिए इम्फाल से जे थोक्सोम। राज्य में दूसरे चरण के लिए प्रचार जोरों पर है। इस चरण में 10 जिलों की 22 सीटों पर 5 मार्च को मतदान होगा। उत्तर प्रदेश में शेष 2 चरणों के चुनाव के लिए प्रचार अभियान तेजी पर है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के महाराजगंज और बलिया जिलों में जनसभाओं को संबोधित किया। महाराजगंज में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 2 साल में दुनिया के परिदृश्य में कई बदलाव आए हैं और विश्व अभी कई चुनौतियों से गुजर रहा है। ऐसे में देश का शक्तिशाली होना बहुत जरूरी है। आज बलिया में उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश का विकास उनकी जिम्मेदारी और प्राथमिकता है। योगी सरकार के शासन में राज्य के नागरिकों को चोरी का डर नहीं है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बस्ती जिले में कहा कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो महिलाओं और जरूरतमंद नागरिकों को प्रतिवर्ष 18,000 पेंशन दी जाएगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बलिया जिले में रोड शो किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वर्ष 2022-23 के बजट ने 21वीं सदी के भारत के विकास की गतिशक्ति निर्धारित कर दी है। गतिशक्ति योजना की परिकल्पना और बजट में समाहित प्रावधानों पर एक वेबिनार में प्रधानमंत्री ने कहा कि आधारभूत संरचना पर आधारित विकास से देश की अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी तथा रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
इस साल के बजट ने 21वीं सदी के भारत के विकास की गतिशक्ति निर्धारित कर दी है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर आधारित विकास की यह दिशा हमारी अर्थव्यवस्था के सामर्थ्य में असाधारण वृद्धि करेगी। इससे देश में रोजगार की भी अनेक संभावनाएं बनेगी। आमतौर पर हमारे यहाँ पुराना जो अनुभव रहा है और ज्यादातर एक परंपरा बन गई है कि जब जैसी जरूरत हो वैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर लिया जाए। श्री मोदी ने कहा कि सरकार आधारभूत संरचना के विकास के लिए बड़े पैमाने पर काम कर रही है, जिसमें गति शक्ति काफी महत्वपूर्ण है। आज जिस बड़े पैमाने पर हमारी सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर काम कर रही है, उसमें पीएम गति शक्ति बहुत बड़ी हमारी एक आवश्यकता है, जो 22-23 में बढ़कर 7.5 लाख करोड़ रुपए हो गया है। ये लगभग 4 गुना बढ़ोतरी है। नेशनल हाईवे हो, रेलवे हो, एयरवे, वाटरवे हो, ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी हो, गैस ग्रिड हो, रिन्यूएबल एनर्जी हो, हर क्षेत्र में सरकार ने इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है। वेबिनार का विषय है त्वरित आर्थिक विकास के लिए समन्वय। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि बजट में देश की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए अगले 25 वर्षों यानी अमृतकाल के लिए रोड मैप रखा गया है। चेन्नई में बजट पर दूरदर्शन कॉन्क्लेव में उन्होंने कहा कि बजट में केवल बुनियादी ढांचे के लिए ही करीब 7.5 लाख करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि 50 वर्ष की अवधि में ब्याज मुक्त ऋण के रूप में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर खर्च करने के लिए राज्यों को 1 लाख करोड़ रुपए उपलब्ध करवाने का प्रावधान है। सुश्री सीतारामन ने कहा कि बुनियादी ढांचे पर खर्च किए जाने वाले एक रुपए के लिए 1 वर्ष में 2 रुपए 35 पैसे और अगले 2 से 3 वर्षों में 3 रुपए 45 पैसे की वापसी होगी और इसका अर्थव्यवस्था पर कई गुना प्रभाव पड़ता है। We've also taken a futuristic call about India going through the next 25 years, leading to India at 100, wherein we looked at adapting technology in various spheres of life, whether it is from agriculture or looking at the ways in which startups in India have spread the innovative solutions for very many of our issues. So spread the digital programs to medicine, to education, to agriculture, to even learning, universities and so on. देश की अर्थव्यवस्था पर यूक्रेन युद्ध के प्रभाव के बारे में पूछे जाने पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि अर्थव्यवस्था से निपटने वाले विभिन्न केंद्रीय विभाग स्थिति का आकलन कर रहे हैं और कुछ समय बाद ही स्पष्ट तस्वीर सामने आएगी। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि बजट में प्राकृतिक खेती पर विशेष जोर दिया गया है। From chemical-free natural farming to Kisan drones for crop assessment, we want the best practices and technology to be available to our Annadatas, our Kisan, our farmers. I'm grateful to the Honorable Finance Minister for the Centre's commitment to natural, chemical-free, organic and zero-budget farming. It is the third time in the last 4 budget speeches where zero-budget natural farming has found a mention. राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में 177 करोड़ 50 लाख से अधिक कोविड विरोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 98.56% हो गई है। कल 16,765 लोग स्वस्थ हुए और 8,013 नए मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई। कोविड संक्रमण की गंभीरता की संभावना बच्चों में बहुत कम होती है। 10,000 में से केवल 1 बच्चे को कोविड का गंभीर संक्रमण हो सकता है, लेकिन अन्य बीमारियों से ग्रस्त होने पर इसके संक्रमण की संभावना है। महाराष्ट्र सरकार की वरिष्ठ सलाहकार और बाल स्वास्थ्य पर यूनिसेफ की डॉक्टर मृदुला फड़के ने एक वेबिनार में कहा कि इस कारण से बच्चों का टीकाकरण किया जाना आवश्यक है। नागर विमानन महानिदेशालय ने कहा है कि नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का परिचालन अगले आदेश तक स्थगित रहेगा। हालांकि मालवाहक और नागर विमानन महानिदेशालय से अनुमोदित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। कोरोना महामारी के कारण 23 मार्च 2020 से ही अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का परिचालन स्थगित है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय यूक्रेन संकट पर एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। नई दिल्ली में हो रही इस बैठक में केंद्रीय मंत्री सुब्रह्मण्यम जयशंकर, हरदीप पुरी, किरेन रिजिजू, पीयूष गोयल, ज्योतिरादित्य सिंधिया और जनरल वीके सिंह हिस्सा ले रहे हैं। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में उपस्थित हैं। प्रधानमंत्री ने इसी विषय पर कल रात भी उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की थी। ये बैठक 2 घंटे से भी अधिक समय तक चली थी। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए प्रतिदिन ला रहे हैं इस शानदार संघर्ष की झलक। 28 फरवरी 1948 को ब्रिटिश सैनिकों की आखिरी टुकड़ी ने भारत छोड़ा था। भारत से ब्रिटिश सेना की वापसी 17 अगस्त 1947 को शुरू हुई, जब सेना की पहली यूनिट और रॉयल एयरफोर्स की बड़ी टुकड़ी मुंबई से रवाना हुई। सैनिकों की वापसी के अंतिम चरण के तहत समरसेट लाइट इन्फेंट्री की पहली बटालियन ने मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया तक रस्मी परेड की। विदाई समारोह के दौरान नवगठित भारतीय सेना की इकाइयों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। भारतीय और ब्रिटिश सेना के बैंड ने एक दूसरे को सलामी दी और एक दूसरे के राष्ट्रगान की धुन बजाई। अंग्रेजों को स्मृति चिन्ह के तौर पर ऑयल पेंटिंग, भारतीय तिरंगा और गेटवे ऑफ इंडिया का चांदी का मॉडल प्रदान किया गया। स्वतंत्रता के उपरांत बंबई के प्रथम गवर्नर राजा महाराज सिंह ने विदाई संदेश पढ़ा और लॉर्ड माउंटबेटन तथा प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की शुभकामनाएं दी। स्कॉटलैंड के फॉर ओल्ड सेक से अनुदित लोकप्रिय विदाई धुन ऑल लैंग साइन के साथ ब्रिटिश सेना की अंतिम टुकड़ी ने गेटवे ऑफ इंडिया से होते हुए मार्च किया और अपने घर जाने के लिए एम्प्रेस ऑफ ऑस्ट्रेलिया जहाज में सवार हो गई। आज हम स्वाधीनता सेनानी और सार्वभौम भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उनका निधन 28 फरवरी 1963 को हुआ था। राजेंद्र बाबू को अंग्रेजों ने नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किया था। 1947 में स्वतंत्रता मिलने पर राजेंद्र प्रसाद को भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया। 1950 में वे भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने और उन्होंने भारत में शिक्षा के विकास को प्रोत्साहन दिया। 1957 में उन्हें पुनः राष्ट्रपति बनाया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगभग 12 वर्ष राष्ट्रपति के पद को सुशोभित करते रहे। उनके कार्यकाल के दौरान तय किए गए दिशा निर्देशों का आज भी पालन किया जा रहा है। राजेंद्र प्रसाद के निधन पर संपूर्ण राष्ट्र शोक की लहर में डूब गया। लोगों की सेवा के लिए पूरी तरह समर्पित राजेंद्र प्रसाद के निस्वार्थ जीवन को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष हुकुम सिंह ने कहा था, महान स्वाधीनता सेनानी और उत्साही देशभक्त संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने धैर्य और दूरदर्शिता के साथ मार्गदर्शन किया। वे अत्यधिक मुश्किल और रचनात्मक दौर में भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे। प्रबुद्धता और मानवता के गुणों से समृद्ध राजेंद्र प्रसाद ने गरीबों के लिए कार्य और उनसे प्रेम किया तथा उनकी परेशानियों को समझा। पद की गरिमा बनाए रखते हुए भी सादगीपूर्ण और समर्पित जीवन व्यतीत किया। उन्होंने राष्ट्र के संवैधानिक प्रमुख की आधारशिला रखी और गरिमामयी परंपराएं कायम की। राज्यसभा में तत्कालीन सभापति डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने राजेंद्र बाबू के बारे में कहा जा सकता है कि राजेंद्र प्रसाद किसी अन्य की तुलना में कहीं अधिक संपूर्ण सज्जन, भारतीय जीवन में श्रेष्ठता से रचे बसे और अच्छे भारतीय के सच्चे प्रतीक थे।
राष्ट्र के प्रति उनकी सेवाएं पहले ही इतिहास में दर्ज हो चुकी हैं। भारत की इस महान विभूति डॉक्टर राजेंद्र बाबू को हमारा शत शत नमन। हम आज शहीद और वीरांगना सुरसी को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। वे 28 फरवरी 1858 को वीर गति को प्राप्त हुई थी। अपने पुत्र भीम नायक के साथ उन्होंने 1857 में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। भीम नायक वर्तमान मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र में प्रमुख भील नेता थे। सुरसी के नेतृत्व में भील सेना के साथ अंग्रेजों की भीषण मुठभेड़ के दौरान 8 फरवरी 1859 को सलोदा के निकट अंग्रेजों ने सुरसी को बंदी बना लिया। मंडलेश्वर किले में गिरफ्तारी के दौरान उन्हें शारीरिक और मानसिक यातनाएं दी गई। 28 फरवरी 1859 को हिरासत के दौरान ही उन्होंने अंतिम सांस ली। इस महान वीरांगना को हमारा शत शत नमन। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। रमन प्रभाव की खोज की स्मृति में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आज मनाया गया। एक समारोह में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बच्चों में छोटी उम्र से ही विज्ञान के प्रति रुचि पैदा करने पर जोर दिया है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि 15 वर्ष की आयु के युवा बच्चों में प्रतिभा को पहचानने की जरूरत है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि यदि हम ऐसा करते हैं तो ये देश और समाज की बहुत बड़ी सेवा होगी। कोविड महामारी ने देश को इसकी क्षमता का एहसास कराने का अवसर दिया है और महामारी ने समस्याओं का समाधान खोजने के लिए विभिन्न विभागों और एजेंसियों को मिलकर काम करने का अवसर भी प्रदान किया। उन्होंने वर्ष 2021 के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्रदान किए। आज ही विज्ञान सर्वत्र पूज्यते कार्यक्रम का समापन हुआ। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार। घरेलू शेयर बाजार में आज सेंसेक्स और निफ्टी ने 0.5% की बढ़त दर्ज की। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 389 अंक बढ़कर 56,247 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 136 अंक ऊपर चढ़कर 16,794 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार की बात करें तो रुपया आज डॉलर के मुकाबले 5 पैसे कमजोर रहा। घरेलू मुद्रा बाजार में $1 की कीमत 75 रुपए 34 पैसे थी। सुश्री माधवी पुरी को बाजार नियामक सेबी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। माधवी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष हैं। सुश्री पुरी आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की पूर्व प्रमुख हैं। उन्होंने सेबी में पूर्णकालिक सदस्य के रूप में भी कार्य किया है। अब एक नजर कल के मौसम के पूर्वानुमान पर। दिल्ली मुंबई में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। चेन्नई में भी कहीं कहीं बादल छाए रहने का अनुमान है। कोलकाता में भी बादल छाए रहेंगे और बौछारें पड़ सकती हैं। श्रीनगर, लेह और गिलगित में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और गरज के साथ बारिश हो सकती है। जम्मू में आसमान साफ रहेगा। गिलगित और मुजफ्फराबाद में बादल छाए रहेंगे। गुवाहाटी, शिलांग, कोहिमा, ईटानगर और इम्फाल में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। आइजोल में आसमान साफ रहेगा, लेकिन दोपहर या शाम को आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। गंगटोक में आमतौर पर बादल छाए रहने, मध्यम बारिश के आसार हैं। अगरतला में धुंध छाए रहने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन संकट पर एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। सरकार भारतीय नागरिकों के निकासी अभियान में समन्वय के लिए 4 केंद्रीय मंत्रियों को यूक्रेन के पड़ोसी देशों में भेजेगी। यूक्रेन में फंसे लगभग 1400 भारतीय नागरिकों को अब तक स्वदेश लाया गया। संकट के समाधान के लिए रूस और यूक्रेन के बीच उच्च स्तरीय बैठक बेलारूस सीमा पर। मणिपुर में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 38 निर्वाचन क्षेत्रों में अंतिम समाचार मिलने तक 78% से अधिक मतदान की खबर। प्रधानमंत्री ने गति शक्ति योजना की परिकल्पना पर बजट बाद वेबिनार को संबोधित किया। कहा, प्रधानमंत्री गति शक्ति से बुनियादी ढांचे की योजनाओं के कार्यान्वयन और निगरानी को नई दिशा मिलेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि बजट में बुनियादी ढांचे के लिए ही करीब 7.5 लाख करोड़ रुपए निर्धारित किए गए। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 177 करोड़ 50 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। और रमन प्रभाव की खोज की स्मृति में आज
राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।